नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं योगेंद्र तिवारी आपका योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे ज्योग्राफी वाले पार्ट में वायुमंडल की। हम जानेंगे वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, या यूँ कहें कि कितनी चीज़ें हम पढ़ लें तो हमारा काम चल सकता है। देखिए, है तो बहुत सारा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है और सिलेबस में भी हमें इतना करना है कि हम उतनी ही चीज़ें पढ़ें जिससे हमारा काम चल जाए। देखिए, एक बात पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे सिलेबस हमारा क्या है, 100% है। हमारी कट ऑफ क्या जाती है, लगभग 65%, मैक्सिमम जो जाती है 65 के अराउंड ही जाती है। ठीक, अब हमें 100 के एबव जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमें क्या करना है, हमें इसी में से काटना है कि हम कितना पढ़ लें कि हम 65% को कवर कर ले जाएं। इसी को हमेशा याद रखिएगा, कम से कम में अपना काम हो जाए बस, क्योंकि आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है कि आप नौकर बन जाएं। आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मानवीय मूल्यों के संरक्षण में आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भागीदारी ले सकें। बहरहाल, आइए शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर वाला अपना मामला। ठीक है, देखिए है क्या कि पृथ्वी की सतह से जितने भी स्थान तक, जहां तक, जितने भी किलोमीटर तक हवाएं पाई जाती हैं जो कि पृथ्वी को घेरे हुए हैं, वही क्या है, वायुमंडल। हमने अपने बायोडाइवर्सिटी या यूँ कहें कि इन्वायरमेंट के सेशन में, पहले सेशन में बात की थी कि पर्यावरण, पर्यावास और इन सारे शब्दों में जो छोटे छोटे शब्द हैं, वायुमंडल, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमने वहाँ पे आपको वायुमंडल और पर्यावरण में अंतर को बताया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए। तो वायुमंडल में आज हम पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद हवाओं के एक बड़े समूह के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के चारों तरफ हवाओं का घेरा मौजूद है, जो एक बड़े क्षेत्रफल में है, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है। और उसी की एक हम अनुप्रस्थ काट को निकाल लेते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए ये एक टुकड़ा हमने लिया, पृथ्वी से उठाया, और इसी के बारे में फिर हम पूरा अध्ययन करते हैं। अब यही टुकड़ा मान लीजिए हमने उठाया है, ठीक है। अब इसी टुकड़े के बारे में हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे, कितने भागों में बांटा जाता है, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें होती हैं। देखिए, वायु क्या है, वायु में कई ऐसे चीज़ें हैं जो मानवीय जीवन को प्रभावित करती हैं अलग अलग माध्यमों से। जैसे मैं कुछ देर पहले ही अभी देख रहा था, तो एक प्रश्न ये आया है कि जो रुद्धोष्म पतन दर है, एडियाबेटिक रेट ऑफ कूलिंग, उसमें वो कह रहा है कि रुद्धोष्म पतन दर मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, इस पे आपको विश्लेषण करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो पीएससी या यूपीएससी का जो मेंस का तरीका है, उसमें किसी भी घटना को मानवीय जीवन से जोड़कर पूछ सकती है। कल को पूछ सकती है आपसे कि मान लीजिए क्षोभ मंडली आपसे पूछती है कि ट्रोपोस्फेयर के जो विशेषताएं हैं या जो उसमें घटित होने वाली घटनाएं हैं, वो किस तरीके से मानवीय जीवन को प्रभावित करती हैं। इसीलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। खास करके प्रीलिम्स के लेवल पे अगर हम बात करें तो इसी सेक्शन से होता क्या है, वो इंग्लिश का नाम देकर क्वेश्चन करता है, और जो एक हिंदी वाला पोर्शन है, अनुवाद वाला, उसमें भी इंग्लिश वाले नाम को ही वो देवनागरी लिपि में लिख देता है। इससे होता क्या है, आपने तो पढ़ा है हिंदी में और लिखा है इंग्लिश में, तो आप आंसर पता होते हुए भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप सही मार्क नहीं गेन कर पाते हैं। ऐसा हमारे कुछ दोस्तों के साथ हुआ है, जो आप देखेंगे कि 2018 के प्रीलिम्स में इस तरीके के 2 क्वेश्चन बनाए गए जो कि प्राणघातक रहे एक तरीके से, और उस समय बहुत तकलीफ हुई, जिनका 2 नंबर से रुका। इसलिए ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा इनके बारे में, क्या क्या कौन कौन से टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। देखिए है क्या, हमने एक काट निकाली पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक, एक निश्चित ऊंचाई तक, और उसके बारे में जब भूगोलवेत्ताओं ने पढ़ा और उसको एनालिसिस किया, तो उसमें उन्होंने पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस पर अलग अलग विभिन्नताएं देखी, और उन्हीं विभिन्नताओं के नाम पर उनका नामकरण उन्होंने किया।
ठीक। तो पृथ्वी की सतह से सबसे करीब का जो हिस्सा है इसको इन्होंने नाम दिया क्षोभ मंडल। क्या नाम दिया? क्षोभ मंडल। अभी हम इंग्लिश नाम भी बताते हैं इसका, ठीक। और डिस्टेंस भी, हाइट भी बताएंगे कितनी दूरी तक ये पाई जाती है, कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। दूसरा इन्होंने बताया समताप मंडल। देखिए हिंदी वाले नाम क्या करेंगे कि हिंदी वाले नाम आपको इस पर्टिकुलर क्षेत्र को समझने में मदद करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया मध्य मंडल। इसको थोड़ा सा एक एक चीज़ ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। उसके बाद बताया गया कि आयन मंडल पाया जाता है। अभी हम एक एक मंडल की पूरी विशेषताओं को पढ़ेंगे जिससे कोई एग्जाम में छूटे ना। उसके बाद के क्षेत्र को हम बहिर्मंडल या बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। तो अर्थात अगर ये प्रश्न बना दे कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है, तो हम देखेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अर्थात टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 परतें ही ये हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कुछ किताबें आप देखेंगे कि जैसे डी.आर. खुल्लर आप देखते हैं, बहुत जाने मानी किताब है, खास करके मेंस ओरिएंटेड जो पढ़ाई करते हैं। डी.आर. खुल्लर की 2 आती है, एक एनसीईआरटी बेस्ड आती है, एक पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज के लिए मेंस ओरिएंटेड किताब आती है। तो उसमें उन्होंने एक थर्मोस्फेयर भी दिया है, तापमंडल भी दिया है, परंतु ज़्यादातर उसकी प्रामाणिकता कम ही है, वो उनकी अपनी निजी राय है। तो इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि यही 5 परतें ऐसी हैं, ठीक है। तो अब इनकी हाइट, अगर हम ऊंचाई की बात करें कि किन किन क्षेत्रों तक ये विस्तारित हैं, तो क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो लगभग 18 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। इसको ध्यान में रखना है। और क्षोभ मंडल से जब हम ऊपर चलेंगे तो हमें समताप मंडल की जो परत मिलेगी वो लगभग 50 किलोमीटर तक मिलेगी। समताप मंडल से जब ऊपर चलेंगे तो मध्य मंडल वाला मामला आएगा। मध्य मंडल वाला मामला भैया 80 किलोमीटर तक है। इससे ऊपर जब चलेंगे तो 400 किलोमीटर तक हमें आयन मंडल मिलता है। और 400 किलोमीटर के बाद, इसीलिए इस हिस्से को ओपन रखते हैं हम, पूरा जितना विस्तारित है, चूँकि है क्या, अभी तक हम फिक्स एक क्राइटेरिया की स्थिति में नहीं कि हम परिभाषा दे ही दें कि 1000 किलोमीटर तक, ठीक। लेकिन अभी तक जो जहाँ तक मैक्सिमम हम बता पाए हैं भूगोलवेत्ता, वो कहते हैं कि 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी की सतह से फैले हुए वायु के घेरे को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इससे 1000 किलोमीटर ऊपर तक के हिस्से को हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। आइए थोड़ा इनका मामला हम देखते हैं इंग्लिश वाला क्या है, ठीक है। इंग्लिश में आपको स्पेलिंग नहीं रटनी है, सिर्फ उसका देवनागरी लिपि में अनुवाद लिखावट को देखना है कि किस तरीके से वो उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। तो क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। सीधे आपको इंग्लिश नाम ही याद रखना है पहले, थोड़ा सा बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब इसमें है स्ट्रेटोस्फेयर। और होता क्या है, यही आदमी भूल जाता है कि अरे यार तो ज़िंदगी में सुना नहीं था ऐसा। अब अचानक से पूछ लिया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, 4 ऑप्शन बना दिया, तो उसका गलत हो जाता है यहीं पे, ठीक है। तो स्ट्रेटो में क्या है? एस से स्टार्टिंग है, सा से ना, और इसमें समताप मंडल में भी सा है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, समताप मंडल की इंग्लिश वही है जो सा से स्टार्ट होगी, एस से स्टार्ट होगी, स्ट्रेटोस्फेयर। मध्य मंडल अर्थात मीजोस्फेयर। अच्छा, हिंदी में लिखेंगे देवनागरी लिपि में मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर लिखेंगे बहरहाल इसे। आयन मंडल आयनोस्फेयर, इसको आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्योंकि नाम एकदम मिलता जुलता है, ठीक है। बहिर्मंडल अर्थात एक्सोस्फेयर। अब जो को एस से ही लिखेंगे एक्सोस्फेयर, और इंग्लिश में एक्स से लिखेंगे, ठीक है, एक्सोस्फेयर। तो ये नाम है जिनको आपको देवनागरी लिपि में ही ध्यान से देखना है। खास करके इसमें स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर दोनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक। अब नाम के बाद पहली बात, अगर आप नाम ही याद कर लेते हैं तो प्रीलिम्स का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जब भी यहाँ से पूछा जाएगा तो सामान्यतः आपसे इनकी विशेषताओं में से पूछ लिया जाता है, किस मंडल में विशेषताएं पाई जाती हैं, बादल कहाँ बनते हैं, बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ उठती है,
इंद्रधनुष कहाँ पे हमें दिखाई देगा, कहाँ पे एरोरा बोरियालिस, एरोरा ऑस्ट्रियालिस जैसी घटनाएं घटित होती हैं, ध्रुवीय प्रकाश कहाँ पे होता है, ठीक है, रेडियो तरंगें कहाँ से लौटती हैं, इसी तरीके से ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा इसमें एरिया है जहाँ पर वायुयान को उड़ाया जा सके। तो ये सारी घटनाएं, या उपग्रह हम प्रक्षेपित करते हैं, सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो किस क्षेत्र में प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है भैया। तो हम इसी पर अब चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताओं पर नाम आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो क्षोभ मंडल की चर्चा करेंगे। अब देखिए है क्या, मैंने क्षोभ मंडल कहा तो आप उसको दिमाग में तुरंत हमारे साथ कहिए, क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, कोई इसमें पहाड़ वाली घटना नहीं है, जिंदगी में सबसे आसान काम पढ़ना है, ठीक है। आइए ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर से आपसे क्या क्या प्रश्न बना सकता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर अर्थात क्षोभ मंडल, अब कुछ लोगों के मन की बात यहाँ ये नहीं हो रही कि स्पेलिंग नहीं लिख रहे, ठीक, स्पेलिंग से हमें क्या मतलब है, स्पेलिंग आपसे नहीं पूछेगा, वो इसी को ऐसे ही लिखेगा। हमारा मकसद क्या है, ऐसे लिखेगा, आपको ऐसे आ जाए बस ना, बाकी आप बाकी चीज़ों में अन्यथा ना उलझें, अपने आप को अपने दिमाग को हमेशा अन्यथा की चीज़ों से बचाए रखें, ठीक है। क्षोभ मंडल पे आइए चर्चा करते हैं। क्षोभ अर्थात इसमें लगाइए क्षोभ, दुख, क्षोभ माने क्या होता है, दुख, दो तरीके से दुख लिखा जाता है, एक ये और एक ये, दोनों दुख में अलग अलग अंतर है, अध्यात्म का विषय है, ठीक है। आइए क्षोभ मंडल पर चर्चा करते हैं। देखिए क्षोभ मंडल है क्या, अर्थात ऐसी घटनाएं यहाँ पे होंगी जो हमें कष्ट पहुँचाएंगी। जैसे अब कष्ट के साथ साथ सामान्यतः आप देखेंगे तो कष्टकारी भी हैं, परंतु वो आवश्यक भी हैं मानव जीवन के लिए। जैसे यहाँ पर तेजी के साथ आंधी आएगी, ठीक है, तूफान आएगा, बारिश होगी, इसी मंडल के माध्यम से बारिश होती है, ठीक है, इसी मंडल के माध्यम से बादल क्या होते हैं, गरजते हैं, ठीक है, बादलों का गरजना किस मंडल की घटना है, इसी मंडल की घटना है, ठीक है। और इसी मंडल में क्या होता है कि इंद्रधनुष जैसी घटनाएं भी देखी जाती हैं, ठीक है। तो आपसे जैसे प्रश्न करें कि आंधी तूफान, चक्रवात या इस तरीके की कोई भी एक घटना पूछता है किस मंडल में घटित होती है, तो आपको याद रखना है कि ये किस मंडल में घटित होगी, ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल, ठीक है। अब देखिए क्षोभ मंडल को समझने के लिए ये भी जरूरी है समझना कि पृथ्वी की थोड़ी सी हम आकृति को एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत करें। देखिए पृथ्वी का मामला क्या है कि ये ध्रुवों पर ऊपर की तरफ चपटी हुई है और नीचे की तरफ भी चपटी हुई है, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि किसी एक चीज़ से ऐसे इसको दबा दिया गया है। अब अगर हम आपको बताएं कि किसी चीज़ को अगर दबा दिया गया है और बाकी क्षेत्रफल तो वही है एरिया, तो ऊपर की तरफ क्या होती है, परतें दब जाती हैं, ठीक। ऊपर से क्या होता है, यहाँ भी अब जैसे सबसे नीचे कौन सी है, क्षोभ मंडल वाली परत ही है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये थोड़ी सी नीचे आ गई है, अर्थात ये ऐसे हो गई है, ठीक, ऐसे थोड़ा सा हो गई है, थोड़ा इसका क्षेत्रफल यहाँ की तुलना में कम हो गया है। मेरे समझाने का मतलब ये है, ठीक। क्यों कम हो गया है, उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो पृथ्वी का ध्रुवों की तरफ चपटा होना, जो माइनर कारण है, माइनर रीजन है। दूसरा एक कारण है कि इसी पर ध्रुवों पर ही आप देखेंगे, चूंकि ये ठंडक वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, बैठती हैं इस क्षेत्र पर, जिसके कारण यहाँ पे जब प्रेशर क्रिएट होता है तो ये परत नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ध्रुवों की तरफ चपटी हुई है, जो हर जगह 18 किलोमीटर है। जैसे मैंने कहा कि 0 से लेंगे तो 18 किलोमीटर तक है, हर जगह 18 किलोमीटर है, परंतु ध्रुवों पर आप देखेंगे तो 8 किलोमीटर है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। उसका रीजन यही है कि ध्रुवों पर ये परत चपट जाती है, ठीक है, चपटी हो जाती है, ठीक। तो कभी भी यहाँ से प्रश्न बना सकता है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई के कम होने के पीछे क्या कारण है, तो ऊंचाई के कम होने के पीछे यही कारण है कि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर हवाओं का अवतरण होता है नीचे की तरफ, ठीक है।
इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आंधी, तूफान, चक्रवात, बारिश, बादलों का गरजना, मूसलाधार बारिश, इंद्रधनुष जैसी तमाम घटनाएं यहाँ पर घटित होती हैं। लगभग सभी प्रकार के बादल इसी मंडल में पाए जाते हैं। आप जब बादल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बादल कई तरीके से होते हैं। ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 तरह से बांटा जाता है, उनमें अलग अलग उनकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो बादल पाए जाने की जो घटना है, लगभग सारे बादल इस मंडल में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न बनता है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम किसकी बात कर रहे थे? ट्रोपोस्फीयर की। मामला खत्म। 18 किलोमीटर तक पाया जाएगा, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक, ठीक है। अब है क्या कि जहां पर क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर पे खत्म हो रहा है, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि ये दरवाजा लगा है यहीं से तुरंत सीमा खत्म, अब मतलब यहाँ पे इसका गुण नहीं पाया जाएगा, दूसरे परत का गुण पाया जाएगा। ये असल में ऐसी घटनाएं हैं कि जो प्रकृति द्वारा नहीं निर्मित की गई हैं परत, कि यहाँ से क्षोभ मंडल पाई जाएगी, यहाँ तक समताप मंडल, ये भूगोल वेत्ताओं ने बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि जहाँ से विभाजन शुरू होता है, हम बांट सकते हैं कि इनके गुण अलग अलग हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्षोभ सीमा, जैसे आपसे प्रश्न बना ले कि क्षोभ सीमा किन 2 मंडलों के बीच में पाई जाती है, तो आप दिमाग में रखिएगा कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य में क्षोभ सीमा पाई जाती है। दूसरी बात क्या है, इसी क्षोभ सीमा को ही हम क्या बोलते हैं? शांत मंडल। इसको आप दिमाग में रखिएगा। क्षोभ सीमा को हम क्या बोलते हैं? शांत मंडल। इसको आप दिमाग में रखिएगा। मान लीजिए कभी आपसे प्रश्न बना ले, ठीक है। तो क्षोभ मंडल का मामला हुआ। अब दूसरे पे हम चलेंगे, समताप मंडल पे। देखिएगा, नाम से हिंदी नाम आपको परतों को समझने में मदद करेंगे, इंग्लिश नाम आपको नंबर देंगे, जरूरी दोनों हैं, वो भी और ये भी, ठीक है। इसलिए आप सामंजस्य बिठाए रखें दोनों में, ठीक। अब देखिए, जैसे समताप मंडल, समताप मंडल अर्थात इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर, इसको अपने आप से ऐसे बोलिए, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। समताप मंडल। अब यहाँ आपका हिंदी वाला राष्ट्र प्रेम नहीं जागृत होना चाहिए, हम पहले समताप मंडल ही लिखेंगे। आपको नंबर लेना है और लड़ाई नहीं करनी है, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ने के लिए हम किसकी मदद लेंगे? हिंदी वाले की। क्या कह रहा है? समताप, अर्थात यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर लगभग समान है, बराबर है, ठीक। दूसरी बात क्या है? टेम्परेचर समान है तो परिस्थितियाँ यहाँ की कैसी होंगी? लगभग समान होंगी, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जब बदलाव नहीं होगा तो इनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। नियम है, जहाँ पर ज़्यादा घटनाएं घटित होंगी वहाँ से ही प्रश्न बनेंगे। जब कोई घटना ही नहीं घटित हो रही तो प्रश्न कहाँ से बनेगा? आप खा पी के सिर्फ दिन भर घर पे सो रहे हैं तो आपसे क्या करेंगे? आपके बारे में कौन चर्चा करेगा? कोई नहीं चर्चा करेगा। आप जब घर से निकलेंगे, चुनौतियाँ आएंगी, समस्याएं आएंगी, सड़क पर आएंगे, गाड़ी दाएं से बाएं चलाएंगे, इधर से उधर क्रॉस करेंगे, पान खा के थूकेंगे रोड पर, आप लोग चार लोग आपको गाली देंगे, लेकिन घटनाएं कुछ होंगी जब आप घर से निकलेंगे तभी, ठीक है। तो आइए इसी तरीके से यहाँ पे परिस्थितियाँ समान रहेंगी। एक घटना यहाँ पे होती है कि यहाँ एक बादल है जिसका नाम है पक्षाभ बादल, हिंदी में पक्षाभ बादल, सीरस क्लाउड यहाँ पे पाया जाता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। एकमात्र बादल यहाँ पे पाया जाता है, सीरस क्लाउड, पक्षाभ बादल, ठीक है। बाकी यहाँ पे बादलों की कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है। अब इसका मतलब बादल वगैरह यहाँ नहीं पाए जाएंगे तो मौसम एकदम साफ रहेगा। जब मौसम एकदम साफ रहेगा तो वायुयान उड़ाने के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि भैया मौसम साफ है, अगर पैसा देके घूस देके भी पास हुआ है तब भी जो है पायलट बना है तब भी वो क्या करेगा? जहाज उड़ा लेगा, ठीक। तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेहतर जो मंडल माना जाता है वो कौन माना जाता है? समताप मंडल। इसको आप दिमाग में रखिएगा। स्ट्रेटोस्फेयर सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे कंफर्टेबल मंडल है, ठीक है। कितने किलोमीटर तक पाया जाएगा? 18 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरा हम चलेंगे मध्य मंडल की तरफ। अब इसी तरीके जैसे समताप मंडल से जब मध्य मंडल में जाएंगे
तो वहाँ पे बीच में एक सीमा पाई जाएगी जिसको हम समताप सीमा कहेंगे। ठीक है। अब मध्यमंडल के बारे में खासियत क्या है? मध्यमंडल की कोई विशेषता नहीं है विशेष, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग बराबर रहता है, इसे मीजोस्फीयर बोलते हैं, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। ठीक, टेम्परेचर लगभग बराबर रहता है। तो मध्यमंडल के बाद आयनमंडल की तरफ हम चलेंगे, तो मध्यमंडल और आयनमंडल के बीच में जो सीमा पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? मध्य सीमा, मध्यमंडल सीमा। ठीक है। उसके बारे में आपसे प्रश्न कभी नहीं बना है, ना ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, आयनमंडल की तरफ पढ़ते हैं। आयनमंडल महत्वपूर्ण है, आयनोस्फीयर इसे बोलते हैं, इसको दिमाग में आप थोड़ा सा रखिएगा। तो आयनमंडल से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो भविष्य में आपसे पूछे जा सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए, आयनमंडल इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे आयनीकृत कण पाए जाते हैं। एकमात्र ऐसा मंडल है भैया जहाँ पर क्या होता है? आयनीकृत कण पाए जाते हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा मंडल है। ठीक है। अब जब आयोनाइज्ड पार्टिकल पाए जाएंगे तो घटना क्या होगी? घटना यह होगी कि यही आयोनाइज्ड पार्टिकल रेडियो तरंगों को चलने में मदद पहुंचाएंगे। ठीक, इसीलिए आपसे पूछता है कि रेडियो तरंगे किस मंडल से टकराने के बाद वापस आती हैं? तो आयोमंडल से टकराने के बाद रेडियो तरंगे क्या होती हैं? वापस आती हैं। इसको आपको ध्यान में, कुछ इसमें कोई दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना। आयन मंडल है भैया, आयोनाइज्ड पार्टिकल है, आयोनाइज्ड प्लस माइनस आप पढ़ते हैं, प्लस माइनस जुड़ेगा तभी लाइट जलेगी। सीधी सी बात है, अगर लाइट किस तरीके से कंडीशन हो रही है तो पार्टिकल्स तभी, वेव्स तभी मूव करेंगी जब इस तरह की घटनाएं पाई जाएंगी। तो कहाँ पाया जाएगा? आयनोस्फीयर, आयन मंडल में। खत्म कहानी। ठीक, और एक घटना क्या होती है यहाँ पे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, एक खगोलीय घटना है जो यहाँ पे पाई जाती है। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटना पाई जाती है। आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, मैंने बताया एक तरीके से चुंबकीय किरणों का परिणाम मात्र है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई कुछ भी बताए आप सुनिएगा नहीं। ये चुंबकीय किरणों का प्रकाश परिणाम मात्र है। तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश दोनों इस घटनाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? आयन मंडल में पाई जाती हैं। इसको दिमाग में रखना है। ठीक है। रेडियो वेव्स यहीं से परावर्तित होती हैं पृथ्वी की तरफ, ये आपको ध्यान में रखना है। एकमात्र ऐसा मंडल है जहाँ पे आयनीकृत कण पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो इन्हीं तीनों में से मैक्सिमम आपसे पूछेगा। अभी तक जो पूछ सके हैं वो लोग रेडियो तरंगों तक ही रहे हैं। तो 3-4 पॉइंट्स आपके पास ऐसे हैं जो अगर अन्य क्वेश्चंस वो बनाते हैं कभी जीवन में तो आप उसको कर जाएंगे। बहरहाल आगे हम चलते हैं। अब देखिए है क्या, अब आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच में जो सीमा पाई जाएगी उसे आयन मंडल सीमा कहेंगे। ठीक है, इसको दिमाग में आपको रखना है। अब हम पढ़ेंगे बहिर्मंडल के बारे में। ठीक, बहिर्मंडल को याद रखिएगा, किताबें बाह्य मंडल भी लिखती हैं, नहीं तो आप सोचे कि बहिर्मंडल कुछ नया बना के बता दिए। ठीक है, इतिहास भूगोल में कोई आदमी नया नहीं बता सकता है, सिर्फ वो नए तरीके से बता सकता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम खोज थोड़ी कर रहे हैं, खोज पहले से हो चुकी है, बस उसको बताने का अपना अपना एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। तो आइए बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर के बारे में हम बात करते हैं कि क्या आपसे यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब देखिए है क्या, जैसे प्रश्नों पर आप स्वयं विचार किया करें किस तरीके से प्रश्न बनाए। जैसे पूछ ले कभी आपसे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक में स्थित कौन सा मंडल है, 4 ऑप्शन दे दिया। क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक, मैंने पहले पृथ्वी बना के दिखाई कि नीचे से ही पृथ्वी क्या स्टार्ट है इसका पूरा मामला। ठीक, सबसे बाहरी परत कौन सी है? एक्सोस्फीयर अर्थात बाह्यमंडल, सबसे बाह्यतम परत है। याद रखिएगा, बाह्यतम लिखेंगे तो सबसे बाह्यतम नहीं लिखेंगे, बाह्यतम परत है, स्वयं में ही सबसे है। ठीक है, बाह्यतम परत या बाह्यतम मंडल। वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है? बाह्यमंडल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, अब जब सबसे बाहरी परत है तो यहीं पर क्या होता है? उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है। ठीक है, जो उपग्रह आपसे छोड़े जाते हैं, आप देखते हैं
सुनते होंगे समाचारों के माध्यम से, वो उपग्रह किस मंडल में जाके रुकते हैं? बहिर्मंडल में, एक्सोस्फीयर में रुकते हैं। ठीक है, उसके पीछे कई कारण हैं, उनमें से एक प्रमुख कारण ये है कि इसकी जो ऊंचाई है लगभग 400 किलोमीटर के बाद ही स्टार्ट होती है, और 500 किलोमीटर से नीचे सामान्य स्थितियों में उपग्रह प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उपग्रह एक समय बाद उपयोगहीन साबित हो जाते हैं, मतलब वो एक तरीके से ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि वो किसी काम के नहीं रह जाते, उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्रॉस हो जाती है। ठीक, तो उस समय क्या होता है, वो अंतरिक्ष कचरे के रूप में उसमें घूमते हैं। ठीक, तो इसीलिए तरह तरह की एजेंसियां विभिन्न समझौतों के माध्यम से उन कचरों को साफ करती है। देखिए है क्या, अगर इन्हीं उपग्रहों को मान लीजिए आयन मंडल में तो आयनाइज्ड पार्टिकल इसलिए प्रक्षेपित नहीं किया जाता, मान लीजिए मध्य मंडल या समताप मंडल में हम प्रक्षेपित करने की कोशिश करें, आप सोचिएगा लगभग 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है पृथ्वी की सतह से, तो कोई भी उपग्रह जब यहाँ से खराब होगा तो क्या होगा, टूटेगा तो पृथ्वी की तरफ गिरेगा, जब गिरेगा तो 80 किलोमीटर से नीचे आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सीधे वो पृथ्वी की सतह पर आकर गिरेगा, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटनाओं को जो है एक शुरुआत मिलेगी, एक आयाम तक वो पहुंच जाएंगे और बड़ी मात्रा में जान माल का खतरा होगा। देखिए जब यही 500 किलोमीटर से दूर गिरता है तो उसको इस तरीके से बनाना ही गया होता है कि पृथ्वी की सतह तक आते आते वो विभिन्न भागों में टूटकर अलग हो जाता है। इसके कारण से जान माल की क्षति कम से कम, या यूँ कहें कि ना के बराबर होती है। ऐसी घटनाएं सामान्यतः नहीं देखी जाती। दूसरी, मान लीजिए ऐसी घटनाएं घटित होती कि यहाँ से कोई उपग्रह आ रहा है नीचे की तरफ, कृत्रिम उपग्रह आ रहा है, तब भी क्या करते हैं, मिसाइल के माध्यम से पृथ्वी के इन परतों से बाहर ही उसे हम तोड़ देते हैं और तोड़कर खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये वायुमंडल के सामान्य से परतें हैं विशेषताएं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब एक घटना और होती है, आपने सोचा होगा हमने उस घटना पर ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि ओजोन परत के बारे में आपसे सवाल करता है। जी हाँ, ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है, परंतु क्या इतना ही पढ़ लेना पर्याप्त है? ओजोन परत, तो ओजोन परत क्या है, इसकी खोज कब हुई, ये किस तरीके से मानव जीवन को प्रभावित करती है, क्या ओजोन में वास्तव में छेद हो रहा है, और छेद हो रहा है तो क्या कुछ जो खबर आई हैं कि उस छेद को अब लगभग सुधारों के माध्यम से पूरा किया जा चुका है, मतलब छिद्र को कम किया जा रहा है, क्या वो सही है? उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में बेसिकली हमने इन परतों के बारे में पढ़ा, क्षोभ मंडल में पढ़ा बादलों संबंधित घटनाएं और आंधी तूफान चक्रवात आ रहे हैं, समताप मंडल में हमने पढ़ा कि वायुयान उड़ाए जा रहे हैं, पक्षाघात बादल पाए जा रहे हैं, ओजोन परत पाई जा रही है, मध्य मंडल में टेम्परेचर लगभग बराबर रहता है, आयन मंडल में रेडियो तरंगें वापस होती हैं, बहिर्मंडल में उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे आपसे कभी पूछ ले कि वायुमंडल में गैसों का क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, इसको याद रखिएगा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, इसको याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर आर्गन है, इसको दिमाग में थोड़ा सा रखिए। वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, माइनर से माइनर आपसे पूछा। ऑक्सीजन लगभग 78% पाई जाती है, 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है, आर्गन लगभग 0.93% पाई जाती है। इसी के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाई जाती है? 0.03% लगभग पाई जाती है। उसके बाद जिनान पाई जाती है, नियान पाई जाती है, ये सब गैसें पाई जाती है। ठीक है, याद एक चीज़ आपको रखना है कि रेडान यहाँ पे नहीं पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। किसी सेशन में हम रेडान पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको रेडान की क्या उपयोगिता है। बहरहाल जो प्रश्न आपसे बनेगा वो यही बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो उसमें रेडान आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। यूपी पीसीएस में ये प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, तो दोस्तों अगले सेशन में मिलते हैं ओजोन परत से संबंधित चर्चा के साथ शीघ्र ही। साथ ही साथ ज्योग्राफी के अगले हिस्से पे चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ कैसा लग रहा है हमारा सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।